राम राम जी सभी भाइयों बहनों। मेरा नाम बाबा रामदास है। मैंने जैसा कि भाई साहब ने बताया तो पहले भाई ने लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने वानप्रस्थ लिया है। वानप्रस्थ जीवन से पहले मेरा नाम अजीत सिंह हुआ करता था। मैं बाय प्रोफेशन आई हैव बीन अ रेसलिंग कोच विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। मैंने अपने करियर की शुरुआत यहाँ NIS पटियाला से की है। मुझे याद है 80 के दशक में बहुत मतलब सैकड़ों कुश्तियाँ यहाँ चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के आसपास पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, कल मैं बहुत सालों बाद चंडीगढ़ आया। मुझे 83-84 वाला चंडीगढ़ याद था। खैर साहब, आज की बात शुरू करते हैं। नाइनटीन 1967 में एक फिल्म आई थी, एन इवनिंग इन पेरिस। नाम सुना होगा, बहुत कुछ लोगों ने देखी होगी। शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर। तो उसमें कहानी है, वो हीरो जो है वो हीरो हीरोइन शायद एन इवनिंग इन पेरिस, अंदाजा लगा सकते हैं कि पेरिस के इर्द गिर्द एक कहानी है। पर बड़े मजे की बात यह है कि उस फिल्म की शूटिंग पेरिस में नहीं हुई थी। इनफैक्ट द फिल्म वाज शॉट इन लेबनान, बेरूत। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो लेबनान का नाम अक्सर जो ये इजराइल फिलिस्तीन हमास युद्ध हो रहा है उसमें लेबनान बार बार धमकी देता रहा है। लेबनान से कुछ मिसाइल्स फायर भी हुई हैं इजराइल के ऊपर। तो सर लेबनान की खासियत यह थी कि 1967 में एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज हुई। मतलब 1967 तक इट वाज एज गुड एज पेरिस। जो लोग पेरिस गए थे वो भी पहचान नहीं पाए कि यार ये शूटिंग पेरिस की नहीं है। लेट 60s तक लेबनान वाज एज गुड एज पेरिस। और 1975 आते आते मतलब 5 साल के अंदर लेबनान जो है पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जैसे आज ना गजा पट्टी का आज जो हाल है वो हाल लेबनान बेरूत का हो चुका था। क्यों? क्योंकि लेबनान को भी शौक चर्राया था सेक्युलरिज्म का। लेबनान को भी बहुत शौक था मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनने का। लेबनान बड़ा प्राउडली ये कहता था कि no, we don't have borders, we are open to everybody is welcome। और लेबनान पूरे ईस्ट की बैंकिंग कैपिटल कहा जाता था। और लेबनान की यूनिवर्सिटीज में सारी दुनिया के स्टूडेंट्स आके पढ़ते थे, वहीं रहते थे। फिर यही फिलिस्तीनी सो कॉल्ड शरणार्थी लेबनान आने लग गए तो लेबनान के लोगों ने उनका खुले हाथ हृदय से ऐसे दोनों बाहें फैला के स्वागत किया। अरे आइए आइए, कोई इशू नहीं है। और ये सिलसिला शुरू हुआ है लगभग 1970 के आसपास। जैसा कि मैंने बताया 67 में शूटिंग हुई है एन इवनिंग इन पेरिस की। तब तक इट वाज वेरी पीसफुल एंड वेरी प्रॉस्परस। 70 के आसपास, 70 या 71 के आसपास फिलिस्तीनियों ने वहां शरणार्थी के रूप में
कुछ सीरिया से आए थे, कुछ फिलिस्तीन से आए थे, इधर इन कंट्रीज से आना शुरू किया। और 1975 में ये हालत थी कि वहां के सभी क्रिश्चियंस को मार के भगा दिया गया, मार दिया गया, उनकी संपत्तियों पे कब्जा कर लिया गया। और ये सब कुछ सिर्फ 5 सालों में हो गया। और वहां पे इनका कब्जा हो गया, इन्होंने पूरी पॉपुलेशन का सफाया कर दिया। किसी तरह कुछ लोग जान बजा के भागे। फिर अल्टीमेटली फाइनली जो है वो इजराइल केम एंड उन्होंने कुछ लोगों को बचाया। पर सब एक बार जब कब्जा हो जाता है तो हो जाता है। उसके बाद फिर लेबनान कभी सुधर नहीं पाया। तो लेबनान की एक महिला है, उनका नाम है ब्रिजिट गैब्रियल। अगर आप YouTube पे उनको ढूंढेंगे, ब्रिजिट गैब्रियल, उनके बहुत सारे, नाउ शी इज एन एक्टिविस्ट टुडे, और वो पूरा खुल के इनका विरोध करती है और बताती हैं कि आप ये, और पूरे यूरोप में घूमती हैं वो, पूरी यूरोप की गवर्नमेंट से बात करती हैं, राष्ट्राध्यक्षों से बात करती हैं। पिछले 5-7 सालों में उन्होंने 100 से ज्यादा दौरे तो सिर्फ जर्मनी के किए हैं। और जर्मनी की जो चांसलर थी वो एंगेला मार्केल, उनके साथ उनकी इतनी सारी मीटिंग। तो उन्होंने कहा कि आप कर क्या रहे हो, ये आपके देश को बर्बाद कर देंगे। और वो बर्बादी आपने देखी। हमास ने जब इजराइल पे हमला किया तो लाखों की संख्या में जो ये सड़कों पे निकल के आए, और वो सारा तमाशा आपने देखा है लंदन की सड़कों पे। पूरा यूरोप आज त्राई कर रहा है, यूरोप के लोग त्राई कर रहे हैं। तो फिर समस्या ये है कि पूरी दुनिया ने लेबनान को बर्बाद होते हुए देखा। इसके बावजूद यूरोप ने सीखा क्या? अच्छा, आप देखिए कि जैसे कि मैंने बताया, ये 60 के दशक के अंत में 69 के आसपास ये समस्या शुरू हो गई थी। और 70s में, भाई 70s के बाद ही हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों का, है ना, अतिक्रमण शुरू हुआ। उसके बाद रोहिंग्या आए और आज तक आ रहे हैं। और हिंदुस्तान में हमारी सारी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनके सामने लाचार हैं, बेबस हैं। और सिर्फ लाचार और बेबस नहीं है, सपोर्ट करती हैं, बाकायदा अपने यहाँ इनविटेशन देके बता रही हैं। उनके आधार कार्ड्स बन रहे हैं, राशन कार्ड्स बन रहे हैं। और जब भी कोई उनको हटाने के, निकालने की मुहिम होती है तो पूरा, मतलब जो हमारा जो लेफ्ट लिबरल कबाल है और पूरा का पूरा, ये सब जो है उनके पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं। एक और स्टोरी बताता हूं। टर्की 1924 में टर्की के प्रेसिडेंट हुए कमाल अतातुर्क, पाशा कमाल अतातुर्क। उनके नाम पे दिल्ली में एक सड़क भी है। ऑटोमन एम्पायर तुर्की है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 के आसपास कमाल अतातुर्क ने यह निर्णय लिया कि हम तुर्की को एक मॉडर्न राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने क्या किया, when he became the president, तो उन्होंने सबसे पहली जो घोषणा की, उन्होंने कहा कि हमें अरबी इस्लाम नहीं चाहिए, हमें अरबी कुरान नहीं चाहिए, हमें अरबी अजान नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने सारे इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया, सारे इंटेलिजेंशिया, सारी यूनिवर्सिटीज के, उन्होंने बुलाया कि सबसे पहले अरबी जुबान जो है, अरबी लैंग्वेज को मुझे उर्दू फारसी की तरह, अरबिक की तरह उल्टा नहीं लिखना है।
सीधा लिखो, पहला रूल। और कहते हैं नई लिपि बनाओ, ये मुझे ये वाली लिपि नहीं चाहिए, द लिपि शुड रिजेंबल इंग्लिश। तो उनके यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स थे और वो सब थे, उन्होंने बोला कितना समय लगेगा? तो उन्होंने बोला सर 6 महीने लग जाएंगे। कहते 6 महीने? हमें एक लिपि तो बनानी है एबीसीडी टाइप की, कल 15 दिन के अंदर बना के लेके आओ। 15 दिन में बन गई लिपि तब तुर्की की। उसने बोला अब ये एवरी टर्क शुड लर्न दिस लैंग्वेज, ये लिपि। बोला कितना टाइम लगेगा? तो उसको तो उन लोगों को मालूम था कि ये तो हर काम 15 दिन में चाहिए। तो लोगों ने कहा सर 6 महीने में पूरे देश को सिखा देंगे। बोला हाँ, 6 महीने में पूरे देश को तुर्की आ जानी चाहिए इस नई लिपि में। पुरानी लिपि वही थी, अरबी वाली। उसके बाद उन्होंने कहा आ जाओ, अब जितने भी विद्वान थे बोला कुरान का तर्जुमा करो तुर्की भाषा में और इसको नई तुर्की भाषा में लिखो। लिख दिया गया। उन्होंने आज के बाद अरबी में कुरान न पढ़ा जाएगा न बोला जाएगा, नमाज तुर्की भाषा में होगी, अजान तुर्की भाषा में होगी। मुझे तुर्की इस्लाम चाहिए, मुझे अरबिक इस्लाम नहीं चाहिए। चलो साहब, इस पे काम शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला ये तारिक फतेह साहब थे ना, वो जिनका ध्यान, तो वो कहते थे कि बड़े भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के साले जोकर बन के आ जाते हैं। तो बोलते थे शक्ल ऐसी तुम्हारी। बोले ये वाली ड्रेस और ये वाला गेटअप नहीं चाहिए मुझे। आज के बाद किसी ने अगर सलवार कमीज और ये इस्लामिक ड्रेस पहन ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो पैंट शर्ट कोट टाई हैट, और किसी की भी ये दाढ़ी थोड़ी नहीं दिखनी चाहिए मुझे पूरे देश में। ये दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, मूंछ कटवा लेते हैं, तो उसको लाल रंग से रंग लेते हैं। तो पूरे देश को था उन्होंने पैंट शर्ट टाई कोट हैट, वॉकिंग स्टिक। और उसके बाद बोला कोई औरत बुर्का नहीं पहनेगी। ये मैं एकदम, आप ये सारा कुछ आप गूगल कर सकते हैं। और ये सब कितने दिनों में हुआ है? अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। ये सब 12 महीने के अंदर की गेम है। तो साहब उन्होंने बोला क्या है, कोई औरत जो है बुर्का नहीं पहनेगी। और सब दुनिया को आप सुधार सकते हैं, अब जाहिल खवातीन को कैसे सुधार लेंगे? अब वो छोड़े ही ना, बड़ी कोशिश की, महिलाएं बुर्का छोड़े ना, हिजाब छोड़े ही ना। तो 1 साल तक उनका ये संघर्ष चलता रहा, औरतें छोड़ती ही नहीं थी। उन्होंने कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगी ये। बोले फिर क्या करें? बोले इनको मत बोलो कि तुमको बुर्का छोड़ना है। बोले नया नियम बनाओ कि रेड लाइट एरिया और वेश्याओं के लिए कंपलसरी है बुर्का पहनना। कोई वेश्या आज के बाद बिना बुर्के के नहीं दिखनी चाहिए, ये रूल बना दिया। 1 घंटे में बुर्का पूरे देश से गायब हो गया, 1 घंटे में। और ये मैं कोई सब गप नहीं सुना रहा हूं, ये इतिहास है और मॉडर्न इतिहास है तुर्की का। जब मुझे ये सब बातें मालूम नहीं थी, वो मेरी पत्नी एक सीरियल देखा करती थी, आज से कोई 5-6 साल पुरानी बात है। तो मैंने, आज मुझे बड़ी चिढ़ होती है सीरियल टीवी और, तो मैंने क्या यार तुम सारा कहता है देखो देखो देखो, मुझे क्या है। तो वो एक यूरोप की एक स्टोरी थी। तो बोला देखो लेडीज को देखो, तो वो यूरोपियन ड्रेसेस सब कुछ। तो कहती कि ये देख रहे हो ना यूरोप की स्टोरी? मैंने हाँ। कहते ये यूरोप की नहीं, ये तुर्की की कहानी है। मैंने कहा व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? कहते यार टर्की द मुस्लिम कंट्री, उसकी लेडीज का पहनावा देखो, दे ड्रेस अप लाइक वेस्टर्न वुमेन। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो बोला इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी इसमें कल के स्टोरी में, कल जो उस सीरियल के मुख्य पात्र है, उसने अपने हस्बैंड को मारा एक चमाट कस के।
तो बोले यार एक मुस्लिम कंट्री ये दिखा रहा है कि पत्नी ने अपने पति को, जो कि बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसको एक चमाट मारा। मैंने कहा यार ये तो वाकई। तो उन्होंने बोला डू यू नो ये टर्की जैसा मुस्लिम कंट्री ऐसा कैसे सोच सकता है या कर सकता है। तो शी टोल्ड मी कि ये सब कमाल अतातुर्क का कमाल था कि उस व्यक्ति ने 1924 में अपने देश को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके एक मॉडर्न राष्ट्र बनाया, और पूरे तुर्की में कोई मदरसा नहीं, कोई इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं। उन्होंने बोला कि मुझे उसका जो सबसे फेमस वाक्य है, कहते मुझे मदरसे में पढ़े हुए जाहिल नहीं चाहिए, मुझे तर्क कर सकने वाले प्रोग्रेसिव माइंड के बच्चे चाहिए। एंड ही ट्रांसफॉर्म द टोटल एजुकेशन सिस्टम ऑफ टर्की। पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप चाहे कुछ कर लीजिए, कितना ही रिफॉर्म कर लीजिए, वो पोलियो उन्मूलन जब होता है तो उसमें वो कहते हैं कि हमको जो द लास्ट कैरियर है ना, अगर पोलियो वायरस का एक भी कैरियर अगर पूरे देश में बच गया तो ये फिर से वापस रिवाइव कर जाएगा। तो यू हैव टू एलिमिनेट द लास्ट वायरस, द लास्ट स्ट्रेन ऑफ द वायरस। तो वो कमाल अतातुर्क वो नहीं कर पाया। और मात्र अभी 1924 की मैं बात कर रहा हूं, 2023 से आगे 100 सालों के अंदर एर्दोगान के नेतृत्व में तुर्की वापस जहालत की तरफ बहुत तेजी से चल पड़ा है। हालांकि वहां की लोकल जनता रेजिस्ट कर रही है, पर तुर्की वापस चल पड़ा है क्योंकि वहां पे एर्दोगान नाम का एक नेता और एक पॉलिटिकल पार्टी और एक ग्रुप आ गया जिसने कहा कि नहीं, हमको वापस 1400 साल पहले वो टाइम में ट्रेवल करना है। मेरे एक मित्र हैं, वो जर्मनी के हैं। तो जर्मनी को इन दिनों मल्टीकल्चरलिज्म का बहुत शौक चल रहा है, और सच कहूं तो सिर्फ जर्मनी को नहीं चल रहा है, पूरे यूरोप को चल रहा है। हमारे स्कूल में वी आर एफिलिएटेड विद वो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल वाला जो एक आजकल नया फंडा चला है। तो लोगों पंजाब में तो बहुत कम, पंजाब में जो सबसे सफल स्कूल ब्रांड है वो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल है। तो उसमें तब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की हम टेक्स्ट बुक्स वगैरह लगाते हैं, तो वही उन्हीं की इंग्लिश बुक चलती है। तो तब जो एकदम छोटी क्लास दर्जा 1 की जो किताब है उसमें उन्होंने जो बुक बनाई है उसमें आयशा इज प्लेइंग विद रमेश एंड जॉन इज पेंटिंग, और कोई एक, मतलब कहने का मतलब है सभी धर्मों के सर्वधर्म समभाव और बच्चों को बचपन से, तो आयशा एंड हर पेरेंट्स शुड एसिमिलेट इन द ब्रिटिश सोसाइटी, इन द इंग्लिश सोसाइटी। तो जब लोगों ने पूछा कि आप इनको जो भरते जा रहे हैं जर्मनी को और इनको उनको कि ये जो सब आ रहे हैं और आप इनको लिए जा रहे हो, बल्कि आपने कोटा फिक्स कर दिया है कि इतने तो पूरे यूरोपियन यूनियन को लेने ही होंगे। तो बोले नहीं, ये समय के साथ ना ये दे विल एसिमिलेट इन द सोसाइटी और ये भी हमारे जैसे हो जाएंगे। सवाल ये है कि क्या अब भी दुनिया ने इस आसन्न खतरे को पहचाना है? मैं तो एक बात कहता हूं कि ये हमास ने हमला करके ना
हमें एक बात पूरी दुनिया को याद दिलाती कि वो जो 1400 साल पुरानी तमाम कहानियां हम सुना करते थे इतिहास में कि वो तैमूर आया और ये आया और वो आया, उसने पूरा का पूरा दिल्ली और पूरा मथुरा और पूरा इन तमाम शहरों को कत्लेआम करके 50-50 हजार लोगों को एक दिन में मारा। और रहते लोग बताते हैं कि एक बच्चा जो है कुएं में गिर गया था, तो वहां से तैमूर जा रहा था, तो उसकी माँ जो है बहुत जार जार रो रही थी, तो उसने बोला नहीं तुम डरो मत, मैं अभी निकाल देता हूँ तुम्हारे बच्चे को। और उस तैमूर ने वो भाला ऐसे मारा और वो बच्चे में चुभ गया, उसने ऐसे निकाल के वो बच्चा जो है लहूलुहान बच्चा उसकी माँ को पकड़ा दिया। ये एक स्टोरी मैंने सुनी थी, तो मैंने कहा यार ये ना गप लगती है सारी बातें, ऐसा इतना क्रूअल कोई कैसे हो सकता है। और ये तमाम जो कत्लेआम की और पूरा का पूरा शहर काट दिया और दिल्ली पता नहीं कितनी बार उजाड़ दी थी इन आतताइयों ने, तो हमारी नई पीढ़ी को ना ये सारी बातें कहता है ये सब संघ का प्रोपेगेंडा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये सब दिस इज इस्लामोफोबिया। फिर ये बहुत अच्छा हुआ कि हमास ने जब इस बार जो ये 7 अक्टूबर वाला जो हमला किया, और आपको मालूम है कि इजराइल ने 400 से ज्यादा रॉ फुटेज जो खुद हमास के आतंकियों ने अपने गोप्रो और एक्शन कैमरा से शूट की थी और जो कि पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी थी, उन सबको कंपाइल करके इससे ज्यादा बड़ा हॉल था जिसमें इजराइल गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के पत्रकारों को बुला करके ऐसे बड़े पर्दे पे वो सारे वीडियो दिखाए कि कितनी बर्बरता से दुधमुहे बच्चों को, 6-8 महीने के बच्चों को, मतलब एक बच्चे को ओवन में डाल दिया, ओवन ऑन कर दिया, तो जब ओवन गर्म होने लगे और उसकी रॉ फुटेज है, ओवन में वो बच्चा चीख रहा है। अच्छा ओवन तो छोटा सा होता है तो छोटा ही बच्चा जाएगा ना, कोई ज्यादा बड़ा तो जा नहीं सकता, तो 8-1 महीने इतना तो बच्चा है वो, और वो बच्चा जल रहा है और चीख रहा है और the mother is being raped in front of the child। और ये वीडियो तो उन्होंने खुद बनाया। तो मैंने तो ट्विटर पे लिखा कि ये तमाम वीडियोस बाकायदा इजरायली गवर्नमेंट को रिलीज करने चाहिए कि पूरी दुनिया देखे, इनकी ये बर्बरता पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। हमारे जैसे लोग जिनको विश्वास नहीं होता था कि कोई समाज, कोई धर्म अपने अनुयायियों को इतना बर्बर भी बना सकता है, उसकी हमको पता है यार बहुत पुरानी बातें हो गई। जी नहीं, ये आज हुआ है, आज, और आज दुनिया देख रही है इसको। सवाल वो ये था कि हमने क्या सीखा। पहला, एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि वो गेट बिल्डर्स है ना, गेट बिल्डर्स ये नाम है ना उसका, हाँ गेट बिल्डर्स हॉलैंड नीदरलैंड्स का जो नया, उसमें शपथ ग्रहण हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये जो इस्लाम की जब भी बात आती थी और ये जो मिमियाने की आदत थी ना, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान शरीफ। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि पूरे वर्ल्ड की लीडरशिप इस बर्बर सोच को, जब वो कहते, मतलब किस बेशर्मी से तुम कह देते हो यार कि ये शांति का संदेश देता है, ये पीस का संदेश देता है। आपकी पीस की परिभाषा क्या है? मतलब मोदी जी की मजबूरी कि वो कह ही नहीं सकते कि इस धरती पे जितना भी टेररिज्म है उसकी जनक ये किताब है, और पूरी दुनिया के किसी लीडर में ये कहने की हिम्मत नहीं थी।
शुक्र है एक आदमी तो आया दुनिया में। और सर एक बात बताऊं आपको, वो दही जमाने की जो प्रक्रिया है ना, अगर तापमान दूध का सही है तो 1 चम्मच जोरन जाग जिसे बोलते हैं ना, वो इतने, जितना बड़ा ये हॉल है ना, इतने बड़े दूध को दही बना देगा अगर तापमान सही मिल गया और 1 चम्मच भी पड़ गया। तो आई एम रियली हैप्पी कि चलो एक तो कोई आया गेट बिल्डर्स जैसा जो कहता है कि नहीं मेरे यहां नहीं चलेगा, और ये किताब ऐसी थी और ये आदमी ऐसा था और इसने 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा किया। कम से कम एक वर्ल्ड लीडर, एक देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो एक बात बता दूं आपको, ये बड़ी कॉन्टेजियस बीमारी है। अगर एक ने कह दिया ना तो हो सकता है कल को सारी दुनिया कहेगी और सारी दुनिया को ये कहना पड़ेगा। अब सब समस्या ये है कि व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना है। ये थी कि इनको सबसे पहले तो पहचानो। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इस वक्त दुनिया का तापमान इतना अच्छा है कि सारी दुनिया इस बर्बर धर्म को, इनकी सोच को, इनकी किताब को पहचान रही है, पहचान सकती है। ये इस वक्त सबसे बढ़िया तापमान है। अभी शायद राजीव सिंह जी एक बात बता रहे थे ना, कश्मीर के सिखों की बात हो रही थी। मैं गया था, पिछले साल की बात है, मैं यहाँ गया था जम्मू। तो हमारे एक वहाँ लोकल होस्ट हैं, बड़े अच्छे मित्र हमारे दीपक शर्मा जी, उनकी आयु होगी लगभग 70 साल। तो वो बता रहे थे कि मैं जब एकदम छोटा था, 7-8 साल का, 9 साल का, तो मेरे पिताजी, मैं अपने एक मित्र के घर गया, वो सिख थे, जम्मू की बात है। तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि बेटा हम उनके घर का खाना नहीं खाते। वो कहते मेरे मित्र जो सिख फैमिली थी, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं खाते? पापा ये तो सिख है तो इनके तो खा सकते हैं ना। तो कहते मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि नहीं बेटा, ये पहले जो है इनको औरंगजेब के जमाने में मुसलमान बना लिया गया था। तो ये महाराजा हरि सिंह जी के जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के पास आए, कश्मीर से कुछ सिख महाराजा साहब के पास आए कि हमें जो है तलवार के बल पे, और कुछ को धोखे थे, कुछ को तलवार के बल पे इस तरह मुसलमान बना लिया गया और हम वापस अपने धर्म में आना चाहते हैं, तो आप हमें पुनः हमारा शुद्धिकरण करके हमें स्वीकार कीजिए। तो महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल। तो वहाँ महाराज के जो मुख्य पुरोहित थे उन्होंने कहा कि मैं जनेऊ से फांसी ले लूंगा अगर आपने इनको वापस हिंदू धर्म में शामिल किया। ये एकदम ये सच्चा और बड़ा कड़वा इतिहास है, ये अगेन ये गप्पे नहीं है। तो अब महाराज जो है पुरोहित जी की बात अपने जो टाल नहीं पाए, तो फिर गुरु तेग बहादुर आए। उन्होंने कहा कि यदि आप इन्हें हिंदू नहीं बनाएंगे तो मैं इन्हें सिख बनाऊंगा। और आज जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू रीजन में और पूरे कश्मीर में जितने भी सिख हैं वो गुरु तेग बहादुर ही ग्रेट लीडर यार, कितनी बड़ी सोच थी और कितना आगे की, कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने उन सबको, सर रजीव सर जी, एम आई करेक्ट? यस सर यस। तो अब हो इसमें कुछ लोग ये मानते थे नहीं, सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे, पर मुझे बताया गया कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन गुरु तेग बहादुर जी ने उनको सिख बनाया। सर ये गुरु तेग बहादुर जी के कालखंड में, मतलब आज से लगभग 400 साल पुरानी बात होगी जी। चलिए इतनी पुरानी बात पे नहीं आते, अभी लेटेस्ट बात पे आ जाते हैं। आज से मात्र 10 साल पुरानी बात है।
बिहार में पश्चिमी चंपारण के इलाके में लगभग 8 लाख पॉपुलेशन है ठकुरई मुसलमानों की। उन्होंने मीटिंग की आपस में, किसी हिंदू लीडर को शामिल नहीं किया है। 8 लाख मुसलमानों ने मीटिंग की कि हम वापस घर वापसी करेंगे और हम हिंदुओं से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, यदि घर वापसी होती है तो रोटी का मसला नहीं है, मसला आता है बेटी का। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप हमें बेटी दीजिए मत, आप 10 साल तक खाली हमारी बेटियां लेते रहिए, अपनी बहुओं का इंतजाम हम कर लेंगे, खाली आप हमारी बेटियां ले लीजिए। और उस इलाके की जो क्षत्रिय ठाकुर कम्युनिटी है वो इसके लिए सिद्धांततः तैयार हो गई थी। वंस अगेन कुछ लोग मंच पे चढ़ गए। जब जिस दिन मीटिंग हुई, असली पंचायत हुई, कुछ लोग मंच पे चढ़ गए और वही जनेऊ से फांसी लगाने लग गए और वो बात वहीं अटक गई और आज तक अटकी हुई है। तो मैं ये स्पेशली आपके संज्ञान में लाना चाहता था। चलिए, इतनी दूर मत जाइए। मैं रहने वाला हूँ जिला गाजीपुर का। मेरे एक चचेरे भाई हैं गांव में, उनके पास हमारी वंशावली पड़ी है। तो मैंने एक बार गया था, 8-9 पुष्ट की मैं लेके आया था। तो वहां पे हमारी वंशावली में एक जगह ग्राम युवराजपुर लिखा है। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है गांव में युवराजपुर। तो हमारे गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर गाजीपुर जिले में एक गांव है युवराजपुर। वहां पे हमारे एक पूर्वज ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो वो उनका खानदान आज भी है, युवराजपुर गांव है। उनके साथ विश्व ये 1994 की बात है सर, जब ये राम मंदिर मूवमेंट बहुत अपने उरूज मतलब पीक पे था। तो वहां पे सेम यही सवाल आया था। मैं बोला ठीक है, घर वापसी हम कर लेंगे, रोटी बेटी का क्या होगा। तो यहाँ पे हिंदू लीडर्स जो है हमारे बेटी के मसले पे बैकआउट कर जाते हैं। सर ये मसला तो आज भी जिंदा है। हम लोग जब घर वापसी का अभियान चला रहे हैं, आपने बताया 2 करोड़, सिद्धार्थ भाई ने भी बताया 2 करोड़ आ चुके हैं। सर जो माहौल चल रहा है ना, वाकई आने को 15-20 करोड़ आ जाएंगे। हो सकता है वो आने को तैयार हों, हम तैयार हैं उन्हें लेने को। कि ये मसला अगर हम लोग सब मिल बैठ के हल कर लें और हिंदू समाज पूरा हो जाए तब निकले रोटी बेटी का संबंध स्थापित। और इस पूरे अभियान में सिर्फ एक ही दिक्कत आएगी, और एक सबसे मजेदार तथ्य है कि उनकी बेटियां आने को तैयार हैं। आप लेने वाले बनिए। उनकी बेटियों के सामने जो वो है ना कि हमको बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है, हमको 3 तलाक की तलवार अपने सिर पे नहीं लटकानी है, हमको हलाला नहीं कराना है। कम से कम किसी हिंदू के घर में जाएंगे तो इज्जत मान सम्मान के साथ तो रहेंगे। फिर ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है मुसलमान की बेटी के लिए। तो आई थिंक आने वाले 10-15 साल जो हैं वो पूरी
दुनिया में एक बहुत जबरदस्त टर्निंग होगी और ये बहुत बड़ा एक डिफाइनिंग मोमेंट बनने जा रहा है। ये जो कालखंड है इसमें हमें जो ये घर वापसी का अभियान है इसको पूरी ताकत के साथ पूरे मनोयोग से चलाना होगा। और उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि हिंदू समाज को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि हम उनकी बेटियां, उनके साथ रोटी बेटी का संबंध स्थापित करें। तो और कई लोग ना, हम लोग आपस में बातचीत में हम करते हैं कि आखिर आप बताइए ना, घर वापसी के अलावा इतनी बड़ी पॉपुलेशन को टैकल करने का और कोई सोल्यूशन भी तो नहीं है ना भाई। भाई आखिर 20-25 करोड़ देखिए, मैंने बोला ना, जहां तक लड़ाई की बात है वो एक अलग फील्ड है, वो बंद नहीं होने जा रही है, वो तो शुरू हो चुकी है सर, लड़ाई तो हो चुकी है। और एक बात बताऊं, इनमें से ज्यादातर तलवार के भय से ही गए थे ना, वैसे ही आएंगे। अब बात है ना सर कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं यहाँ से निकलूं और वहां 47 तक जाते जाते मुझे चंडीगढ़ की पुलिस पकड़ ले, इसलिए मैं मंच से मेरी बात देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं हूँ फेसबुक का आदमी और फेसबुक में जकरबर्ग ने हमको समझा दिया है कि कौन से कीवर्ड्स बोलते। कुछ लोग होंगे जो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते होंगे, हैं? तो भैया आज ही मैंने अभी भी यहाँ बैठे बैठे एक पोस्ट लिखी है, वो बली प्रताप है, तो मैंने कहा कि एक झटके में गर्दन, तो मैंने वो गर्दन को इंग्लिश में गार्डन लिखा है, GARDEN, कि जुकरबर्ग की एआई मुझे पकड़ के मेरी आईडी न उड़ा दे आज, कि ये तो गर्दन उड़ाने की बात कर रहा है यार। तो मैंने गार्डन लिखा है सर उसको, वो हम साले लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग सेल समझ में आती है, एआई को मैं साले क्या कर रहे हो, तो मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, पर उसकी स्पेलिंग SALE लिखते हैं, तो वो एआई को लगता है कि तो सेल परचेज की बात कर रहा है। तो सर बात ये है कि देखिए वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो तो सर वो कार्यक्रम पैरेलल चल रहा है, वो तो चल ही रहा है। जब वो चलेगा ना, फिर ये वो कहते हैं सर 90 के दशक में एक नारा लगता था, है जब डैश डैश जो है डैश, राम राम चिल्लाएंगे, हाँ तो नहीं राम राम नहीं चिल्लाएंगे ना सर, जब डैश काटे जाएंगे तो मरा मरा चिल्लाएंगे, तो वो मरा मरा से फिर राम राम हो जाता है। तो सर वो जब गेट बिल्डर्स उधर से अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे तो चारों ओर होगा, तो अल्टीमेटली खरपतवार तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ तो सर अल्टीमेटली जब वो माहौल बन जाएगा फिर ये तो करना पड़ेगा ना। मेरा आग्रह सिर्फ इतना है। तो आज के लिए इतना ही। आपने मुझे आमंत्रित किया, तुफैल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं।